कहते हैं कि अगर आपके मन में हौसला है और किसी चीज़ को पाने की सच्ची लगन, तो फिर वह चीज़ आपको मिलकर ही रहती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ग्वालियर का नाम रोशन करने वाले एक होनहार छात्र शिवम यादव ने, जिसकी उम्र तो महज मात्र 22 साल है, लेकिन उन्होंने अपने पहले ही प्रयास में देश के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्जाम संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ऑल इंडिया में 21वीं रैंक लाकर ग्वालियर और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। उनके पिता सुरमन सिंह यादव बीएसएफ में हवलदार के पद पर पदस्थ हैं और वर्तमान में पंजाब में पदस्थ हैं। उनकी मम्मी सुनीता गृहिणी हैं, जबकि उनकी एक बहन जिसका नाम सुगम यादव है, उन्होंने भी एसएससी सीजीएल की परीक्षा पास कर परिवार का नाम आगे बढ़ाया है। वे ग्राम पहाड़ी तहसील सेवड़ा जिला दतिया के रहने वाले हैं और हाल निवासी पवनसुत कॉलोनी हुरावली में रह रहे हैं। ऐसे में हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने आज शिवम यादव से बात की और जाना कि किस तरह से उन्होंने पहले ही प्रयास में इस कठिन परीक्षा का ऐसा परिणाम लाकर पूरे परिवार और ग्वालियर का नाम रोशन किया है। हमारे संवाददाता ने पूछा कि आखिर ऐसा क्या था जिसमें आपने इस तैयारी को पूरा कर पाए। उनका कहना था कि बिना कोचिंग के भी सफलता को पाया जा सकता है, बस आपकी लगन और मेहनत एक सही दिशा में जारी रहे। देखिए हमारे संवाददाता की आज शिवम यादव से यह खास बातचीत। नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज खबर हर पल। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं शुभम यादव जी, जो कि यूपीएससी एग्जाम में 21वीं रैंक प्राप्त की है इन्होंने, और ये अपने आप में बड़ी अच्छी पहल है। सुनने में आया है कि इनके द्वारा कोई भी एजुकेशन कोचिंग सेंटर से नहीं ली गई और घर पर ही पढ़ाई करके अपने आप में ये रैंक प्राप्त करना कहीं ना कहीं युवा वर्ग के लिए एक विशेष संदेश है। आइए जानते हैं इनसे कि इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और ये मुकाम हासिल किया। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शिवम यादव है। यादव जी, आपने यूपीएससी एग्जाम में 21वीं रैंक प्राप्त की, तो कैसे आपने पढ़ाई की? ये युवा जो पीढ़ी है उसको कैसे बताना चाहेंगे? जी, आज के ज़माने में तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो जितना भी सिलेबस है, यूट्यूब है, गूगल है, तो उस पर जो सोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, खासतौर पे टॉपर टॉक्स अवेलेबल होती हैं पिछले सालों की, तो बहुत सारी अवेलेबल हैं, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस मिलता रहता था, तो उनकी बहुत मदद मिली है। और फिर सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपीएससी के हैं, जो उसकी वेबसाइट पे डले हैं, उनको अच्छे से एनालाइज करके समझ के क्या पूछा जाता है यूपीएससी में, क्या नहीं पूछा जाता, कितना पूछा जाता है, किससे ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक रणनीति बनाई थी इस पे बेसिस पे, और इसके थ्रू ये मेरा हुआ है। ये देखा गया कि लोग दिल्ली में बहुत बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाते हैं और वहाँ पर पैसे कोचिंगों में खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन आपने घर पर ही मेहनत करके और ये मुकाम हासिल किया, तो आप कितने प्रसन्न हैं? जी, खुश तो हूँ, और जो चाहता वो पहले अटेम्प्ट में मिल गया, इसलिए ज़्यादा खुशी है कि अब दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा। तो खुशी ज़्यादा ये है कि रिलैक्स हूँ कि अब जो अभी 28 मई को इस साल का प्रीलिम्स था, उसका फॉर्म भी भरा था मैंने, तो अब वो नहीं देना, मतलब एक नई जर्नी शुरू होगी, लेकिन ये जो प्रिपरेशन की थी वो एंड हो चुकी है, तो वो खुशी ज़्यादा, रिलैक्स फील ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो बहुत पहले का था, शायद 6ठी 7वीं क्लास में हूँ, तब से तय था। तब जी ये था कि कुछ अच्छा करना है और फिर सबसे अच्छा आईएएस होता है, ऐसा सुना था, और तो इसलिए फिर लगा कि देते हैं। पढ़ने भी ठीक ठाक था, तो बस इसलिए कोशिश करी, बाद में जब ग्रेजुएशन के समय पे तो हो गया। माँ बाप माता पिता का सपना होता है सेना वालों को देखकर कि मेरा बेटा भी सेना में कोई अधिकारी बने, लेकिन आप आईएएस आपने चुना सेना को छोड़ते हुए, और भी कुछ कर सकते थे आप, इसका क्या कारण है? पिता का कितना सहयोग रहा माता पिता का? जी, माता पिता का तो बहुत सहयोग रहा है, सब उन्हीं की कृपा रही है, लेकिन ये है कि उन्होंने कोई प्रेशर नहीं किया कि कुछ ये करो वो करो, जो करना चाहे वो करते थे, और कभी भी ये नहीं था कि उनकी तरफ से कुछ नहीं था, हमेशा जो कर वो सिर्फ ये बोलते थे जो भी करो हम तुम्हारे साथ है। बस उनका कुछ कोई दबाव कभी रहा नहीं कि इस क्षेत्र में जाना है या उस क्षेत्र में जाना है। आपकी ऑल इंडिया में 21वीं रैंक आई और ये जिस तरह से अभी तक लोगों को स्थान मिल गया है, तो ये है कि
आपको मध्य प्रदेश की कैडर मिल जाएगा बड़े आसानी से। आप प्रदेश वासियों के लिए और जैसे आप मुख्य पद पे पहुंचते हैं, आप क्या करेंगे जिससे उन को लाभ मिले? जी, उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश कैडर मिल जाए, और यदि नहीं भी मिलता तो भी एज एन आईएएस मैं कोशिश करूंगा कि एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ कर पाए, क्योंकि जो है आज एजुकेशन कारण ही है। तो यदि उसमें कुछ थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट मैं अपनी तरफ से कर पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। भारतीय युवा वर्ग को जो कि इस तरह के एग्जाम देता है और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको हासिल वो मुकाम किया, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, जी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, यूपीएससी से एग्जाम में लक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, और मैं खुद को बहुत लकी समझता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में हो गया है। और ये है कि कभी कभी लक भी फैक्टर अगर नहीं काम करता तो बहुत अटेम्प्ट लग जाते हैं, और ये दो चीज जरूरी है। यदि आपको लगता है कि आप आगे भी कर सकते हैं, मतलब और अच्छा कर सकते हैं, तो आप देते रहें, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपके अटेम्प्ट हैं। लेकिन यदि ऐसा है कि आपको लगता है नहीं मेरा जो बेस्ट था वो हो चुका है, तो जरूरी नहीं है कि यही आप करें, क्योंकि यूपीएससी बहुत टायरिंग है, 1 साल तो पूरा प्रोसेस में लग जाता है और मेंटली बहुत चैलेंजिंग है। तो इस वजह से यदि आपको लगता है कि आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ भी दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा प्लान भी रखें अपने साथ, और ऐसा कोई नहीं है कि यही है जो है सो। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बस ये है कि यदि आपको करना है तो आप करें, जितनी मेहनत हो सके करें। और यदि आपको छोड़ना भी चाहते हैं यूपीएससी की जर्नी को, जिनके 1-2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, अब नहीं देना चाहते, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अपनी स्वास्थ्य को, अपनी मेंटल हेल्थ को जरूर प्राथमिकता दें। अंग्रेजी में एक कहावत है कि फेल ऑल बट आफ्टर फेल नथिंग स्टैंड इज वीकनेस। गिरते तो सभी हैं, लेकिन गिर के जो उठ नहीं पाता उसको कमजोर कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे युवा जो कि इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं और पास होना चाह रहे हैं, उनको क्या संदेश? जी, यही संदेश है कि पढ़ें और कोशिश करते रहें। अब समय तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, किसका कब चमक जाए ये तो मैं कह नहीं सकता। बस ये है कि आप पढ़ते रहें और विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास रखें, वो जरूर जब उसका चमत्कार होता है तो जरूर होता है। ऐसे एग्जाम देने वाले बच्चों को आप ये बताना चाहेंगे कि आपने आउट ऑफ 24 आवर्स कितने घंटे लगभग पढ़ाई की? जी, घंटे जरूरी नहीं होते, कंसिस्टेंसी जरूरी होती है यूपीएससी ऐसे एग्जाम में। जैसे मैंने पहले ही कहा था, ये 1 साल का पूरा है। पिछले साल फरवरी में आया था इसका नोटिफिकेशन, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो पूरा 1 साल लग जाता है। तो जरूरी ये है कि आप हर दिन पढ़ें, बजाय एक दिन पढ़ के। तो हर दिन 7-8 घंटे तो कम से कम, मेरे लिए तो 7-8 घंटे बहुत होते थे। तो मैं 7-8, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से भी कर रहा था, तो मैं तो 5-6 घंटे करता था। तो वो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 1 साल में 10 घंटे करीब हो जाते हैं। तो इसका ही फायदा मिला। तो ये है कि आप 7-8 घंटे आप 1 साल अगर पढ़ें तो, और कम जितना हो सके लिमिटेड पढ़ें, बार बार पढ़ें उसी चीज को, इतना पढ़ा है तो उम्मीद होती है कि निकल जाता है। तो ये थे हमारे साथ इंग्लिश मीडियम के यूपीएससी का एग्जाम हुआ, बताते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में कोई अंतर आपको लगता है ऐसा सिलेक्शन में कहीं आता है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं? जी, जो यूपीएससी संस्था है और जो इसका एग्जाम है वो तो लैंग्वेज न्यूट्रल है, उसका लिंग्विस्टिक कुछ इशू नहीं रहता। लेकिन हाँ, जो सोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनमें जरूर दिक्कत आती है। जो गाइडेंस मेरे ख्याल से, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, जो हिंदी मीडियम में अवेलेबल है उससे थोड़ी अच्छी इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होती है। सोर्सेज भी इंग्लिश मीडियम में अच्छे अवेलेबल होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो न्यूज़पेपर है वो देखा जाता है कि इंग्लिश मीडियम में काफ़ी सही होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, जिन्हें हम मीन्स में लिख सकते हैं कि, और वो हिंदी मीडियम में इतने अवेलेबल नहीं है। तो ये सोर्सेज की कमी तो जरूर हिंदी मीडियम थोड़ा होता है। लेकिन यूपीएससी यदि एक एग्जाम को देखें, संस्था को देखें, तो उसमें कोई लैंग्वेज इशू नहीं है, उसमें कोई लैंग्वेज, वो तो लैंग्वेज न्यूट्रल है। साक्षात्कार में कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा गया हो जिसमें लगा हो कि कुछ ऐसा विशेष सवाल आप बताना चाहिए? जी, नॉर्मल था मेरा जो इंटरव्यू था। नंबर भी ठीक है, मेरे 195 नंबर आए हैं, जो अच्छे नंबर है काफ़ी। और मेरा बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला सर का बोर्ड था, तो अच्छा इंटरव्यू था, ऐसा कोई सवाल नहीं था, नॉर्मल इंटरव्यू था। बस ये था कि बहुत सारे सवाल ऐसे आए थे जो मैं दे पाया था, मतलब सिर्फ 2-3 सवाल थे जिनमें नो कहना पड़ा था, वही फैक्चुअल थे तो उनमें कोई इशू नहीं होता। बाकी सब क्वेश्चन के मुझे जवाब आते थे, तो ठीक था इंटरव्यू मेरा। ऐसा कोई सवाल जो आपको ज्यादा टफ लगा हो? जी, टफ नहीं था। जो फैक्चुअल जानकारी होती है वो थोड़ा मुझे उस समय याद नहीं थी, लेकिन फैक्चुअल की ज़्यादा इशू नहीं होती यूपीएससी इंटरव्यू में।
यदि आप उसे नो भी करके, ऑनेस्टी जरूरी होती है यूपीएससी इंटरव्यू में कि यदि आपको नहीं आता तो आप मना कर दें। आप जानबूझ के बातें बनाने, वो ज्यादा गड़बड़ कर देता है यूपीएससी इंटरव्यू में। आप सच्ची से अगर बोल देंगे उन्हें कि मुझे नहीं आता तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ऑनेस्टी सबसे जरूरी होती है इंटरव्यू में। तो ये थे हमारे पास शुभम यादव। आप देख रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के निवासी हैं और बगैर कोई कोचिंग लिए हुए इन्होंने जैसा कि बताया 6 से 8 घंटे लगभग 24 घंटे में पढ़ाई की और इस मुकाम ये इन्होंने हासिल किया। अपने आप में ये बड़ा सराहनीय कार्य है और बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी है कि बच्चे देखते हैं कि बहुत सारी कोचिंगें लेते हैं और कोचिंगों के बाद भी नहीं हो पाता। इनका कहना है कि असंभव कुछ भी नहीं है, यदि अपन मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम को हम पास कर सकते हैं। टीवी न्यूज खबर अर्पल के लिए मैं रिपोर्टर राजकुमार शर्मा। एग्जाम में 21वीं रैंक प्राप्त की, आप कितनी खुश हैं? खुश है, मेहनत करी उसने इसलिए मतलब उसका श्रृंखला हो गया। हाँ बस खुश है। इसके पापा कहाँ नौकरी करते हैं? इसके पापा पंजाब फोर्स में है, बीएसएफ में। हाँ बीएसएफ में। लगभग ये अपने आप में बड़ा विचारणीय प्रश्न है और कठिन है कि इसने कोई भी कोचिंग नहीं ली और उसके बावजूद भी उसका सपना था। हाँ उस जब से हुआ ना तब से इसका वही सपना था कि हम आईएएस बनेंगे। फिर बाद में ये है कि अपनी मेहनत की। आज इसका सपना शुभम का पूरा हुआ। हाँ कितनी खुशी आपको महसूस बहुत होती है खुशी, इस माँ के रूप में? बहुत खुशी है। हाँ हाँ ऐसी उनको आप ऐसे कहना चाहेंगे? नहीं, और फिर संस्कार बच्चों के सही है, ये तो बहुत खुश है। सुगम यादव। शुभम जी, आपका भी सिलेक्शन हुआ है SSC और आपके भाई IAS बने। कैसा लगता है घर में लगातार 2 खुशियों के माता आप दोनों ने दी है, भाई बहनों ने, कैसा महसूस हो रहा है? हमारे घर में बहुत खुशी है और शिवम की तो सबको पता था कि वो लगेगा ही, क्योंकि वो बहुत मेहनत भी करता था, खुद से ही पढ़ता था और वो हमेशा। आपने भी कहीं कोचिंग ली, आप ही घर पे पढ़ते? नहीं, मैंने पहले जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मैंने कोचिंग ली थी, फिर लॉकडाउन के बाद मैंने कोचिंग नहीं ली, फिर घर पे ही पढ़ा। कितने साल से किया? मैंने तो ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू की थी, फिर लॉकडाउन लग गया तो बंद हो गई थी, फिर मैंने घर पे ही पढ़ के फिर दिया था एग्जाम। अभी आपकी पोस्टिंग नहीं आई है? नहीं ना, सिर्फ रिजल्ट आया। अब आपका भाई IAS है, मतलब बनी चुके हैं, तो अब आपका भी आगे कोई एग्जाम लेने का प्लान है या फिर केवल यहीं पे आप सीमित? नहीं, मैं अगर दूंगी तो मैं SSC CGL में ही दूंगी। UPSC का मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मेरी GS भी इतनी अच्छी नहीं है। SSC ही में ही आप आगे अपडेट करने के लिए SSC? हाँ, SSC देना चाहूँगी अगर दूंगी भी तो। आपको माता पिता कितना सहयोग मिला? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई परिवारों में सोचते हैं कि बच्ची जितना पढ़ ले तो उसकी तुरंत शादी के लिए लग जाते हैं। नहीं, माता पिता ने आपको तुरंत सहयोग दिया, दोनों के लिए लगे रहे, तो आप कितना अपने माता पिता को मानते, कितना सहयोगियों को, साथियों को? वो तो है, जब मम्मी पापा साथ होंगे तभी तो आगे बच्चा जाता है, तो वो तो हमेशा ही साथ रहे हैं। उनने मतलब जैसे शिवम को कोचिंग कराई है वैसे मुझे भी कराई है, और शिवम तो कोचिंग लेता भी नहीं था, मैंने तो ली भी है। वो तो विदाउट कोचिंग ही निकल गया, लेकिन मैंने तो ली थी, तो मुझे तो कोचिंग भी यूज़ कराई थी उनने, तो माता पिता का तो साथ था।